हेलो बच्चों, हाय स्टूडेंट। एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जगदीश चंद्रा फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सिस्टीन ग्रुप के जनरल करैक्टर्स पे और ऑक्सीजन का सामान्य व्यवहार पे, और आज हम इसमें बात करने वाले हैं कुछ जो इसके बनने वाले यौगिक हैं उनके प्रिपरेशन की बात हम करने वाले हैं। जैसा कि आज हम पहले बात करने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन या डाइऑक्सीजन O2 इसको बनाने की विधियों पर हम बात करने वाले हैं। इसके नोट्स मैं पहले आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, आज थोड़ा इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान से मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे और समझेंगे, और कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है उसको मेरे से शेयर ज़रूर करेंगे। तो ये बात करते हैं ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन को बनाने की विधियाँ। तो पहली विधि है ऑक्सीजन युक्त लवणों को गर्म करने पर। अगर जो ऑक्सीजन युक्त मीन्स जो ऑक्साइड वाले लवण होते हैं, अगर उनको हम गर्म कर दें तो गर्म करने से ही हमें जो क्या हो जाती है, ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे पोटेशियम का ऑक्साइड हमें दिख रहा है, पोटेशियम क्लोरोऑक्साइड हमें दिखाई दे रहा है। पोटेशियम क्लोरोऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं तो हमें सीधे सीधे ध्यान रखना है, अगर हम किसी ऑक्साइड को गर्म कर रहे हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन को हमें रिलीज़ करना है। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हमें रिलीज़ करने हैं, इससे हम ध्यान देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है जैसे KClO3, तो 2KClO3 है, तो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मीन्स O2 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज़ होगा। तो हमें बैलेंस करने में आसानी होगा, तो हम इसको क्या कर दें 2KClO3 कर दें, और 2KClO3 कर दें तो इसको 2KClO3 करने पे बहुत आसानी है। देखिए ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, ये हमें ध्यान रखना है, ये थोड़ा इसका ट्रिक भी है। O3 है तो O3 मीन्स 3 मॉलिक्यूल्स 3 O2 बनेंगे। तो 3 O2 बनने के लिए हमें यहाँ कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 6 चाहिए, 6 चाहिए। तो हम सीधे से इसके हमने क्या लिख दिया 2KClO3, तो अब ऑक्सीजन 6 हो गए, तो डेफिनेट जो O2 निकलेगी 3O2, 6 ऑक्सीजन निकलेगी। तो हमें 6 मॉलिक्यूल यहाँ कवर हो गए, तो आपका रिमेन लेफ्ट क्या बचा, KCl बचा। तो पोटेशियम क्लोरेट से हो गया, KMnO4 में भी ऑक्सीजन है, इसको भी हीट करेंगे तो भी आपका ऑक्सीजन निकलता है। तो यहाँ पे केवल O2 मॉलिक्यूल निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज भी अपने साथ ऑक्साइड लाता है। तो यहाँ पे K2MnO4 प्लस MnO2 और K2, इस टाइप से यहाँ पे हीट करने पे डायरेक्ट ऑक्साइड से हम क्या कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर कर सकते हैं, सॉरी ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा मेथड, इसमें और भी ऑक्साइड है, पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको दिखाई दे रहा है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करने पर भी क्रोमिक ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोरेट और 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन। वैसे ही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग भी बोलते हैं, ब्लीचिंग को भी हीट करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। तो दूसरी विधि है प्रयोगशाला विधि, जैसे हम कहते हैं प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला में पोटेशियम क्लोरेट का तापीय अपघटन मीन्स हीट करते हैं, उसमें कैटलिस्ट हम डालते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, हीट करने पर ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे हमें देखना है मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ हमने हीट करना है, मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, अब देखिए यहाँ से 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट किसकी उपस्थिति में, मैग्नीज डाइऑक्साइड, टेम्परेचर नियर अबाउट 420 केल्विन। तो KClO3 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऑक्सीजन आपका प्रिपेयर हो जाता है। ये आपकी प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में इसको इस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे, और अन्य इसके कई विधियाँ हैं, कई हैं, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 3 है आपका धात्विक ऑक्साइड को गर्म करने पर। जो मेटलिक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड, उनको गर्म करने पे ऑक्सीजन डेफिनेट निकलती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है गर्म करने पे, और आपका मेटल अलग हो जाता है। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है आपको Ag2O सिल्वर ऑक्साइड को हीट किया तो धातु अलग हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस अलग हो गई। मर्क्यूरी ऑक्साइड ये दिखाई दे रहा है, और लेड ऑक्साइड Pb3O4, तो 6 PbO प्लस O2। तो ये हमें ध्यान रखना है,
ये हैं सिंपल धातु ऑक्साइड को गर्म करने पर, लेड ऑक्साइड है इसको भी गर्म करते हैं तो भी हमको ऑक्सीजन गैस मिलती है। और परऑक्साइड, नेक्स्ट मेथड आपका परऑक्साइड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं परऑक्साइड को भी अगर हम हीट करते हैं 2H2O2 तो क्या बनेगा पर 2H2O और क्या निकल गया आपके ऑक्सीजन गैस। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला 5th मेथड है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये रिएक्शन हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण में भी ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो पौधे अपने आप भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो वो हमारे लिए जीवनदायी गैस इवॉल्व करते हैं। और हम जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन CO2 गैस बाहर निकालते हैं वो उनके लिए अच्छी होती है, उनके भोजन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये है आपकी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और सूर्य के प्रकाश में ये रिएक्शन होती है और यहाँ पे बन गया आपका ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब देखते हैं अगले स्टेप में, अगले स्टेप बढ़ते हैं 5th स्टेप। नाइट्रेट से भी हम क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं। नाइट्रेट को हीट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस क्या निकलता है आपका ऑक्सीजन गैस। जैसे जिंक नाइट्रेट है, हमने उदाहरण ले लिया, जिंक नाइट्रेट को हमने क्या किया, गर्म किया तो जिंक ऑक्साइड आपका अलग हो गया और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस क्या निकले यहाँ पर भी ऑक्सीजन गैस। तो ये कुछ जनरल मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं। तो ये कुछ जनरल मेथड थे। अगला मेथड है, अगला यौगिक हमारा है ऑक्सीजन का ओजोन। बहुत महत्वपूर्ण है ओजोन, कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है ओजोन बनाने की विधियाँ। तो ओजोन के बारे में कई बार एग्ज़ाम में आया है। तो ओजोन गैस ऑक्सीजन का एक अपरूप है। यह अत्यधिक क्रियाशील होती है। समुद्र से लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से बनती है। तो लगभग समुद्र तल से 20 किलोमीटर ऊपर हम कह सकते हैं ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर समुद्र तल से लगभग 20 किलोमीटर, ये हमें ध्यान रखना है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से बनती है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है O3 में कन्वर्ट होती है और ओजोन परत के रूप में भूपृष्ठ को अल्ट्रावायलेट रेज मीन्स पैराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, जो उनकी अत्यधिक मात्रा होती है, जो हमारे लिए बहुत क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। अब देखते हैं अगला, इसमें अगला स्टेप, इसका अगला स्टेप है बनाने की विधि की हम बात करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। पहला दिख रहा है यहाँ पे सीमेंस के ओजोनाइजर, स्टेमेंस का जो ओजोनाइजर मेथड है, इसमें क्या किया जाता है, देखिए इसमें शुद्ध शुष्क एवं ठंडी ऑक्सीजन गैस का निर्वात में विद्युत विसर्जन करने पर ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। वह उपकरण जिसमें ओजोन बनती है उसे ओजोनाइजर कहते हैं। मीन्स ये ओजोनाइजर आपका जो दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा मैं ढंग से दिखाऊं, ये आपका ओजोनाइजर है। इसमें बहुत सिंपल मेथड है। इसमें सिंपल मेथड देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, ये ओजोनाइजर जो शुष्क ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलती है, यहाँ पे देखिए जो ओजोनीकृत ऑक्सीजन है, सॉरी यहाँ से हम शुष्क ऑक्सीजन इसमें डालेंगे। टिन की पतली परत है, ये भी टिन की पतली परत है और हमने एक प्रेरण कुंडली यहाँ पे इसको जोड़ दिया। तो यहाँ से ओजोनीकृत ऑक्सीजन मीन्स O3 के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। यहाँ से हमने शुद्ध ऑक्सीजन डाला और टिन की पतली परत के में हमने क्या डाला, यहाँ पे ये देखिए इसमें शुष्क ऑक्सीजन हमने एवं ठंडी ऑक्सीजन गैस का निर्वात में विद्युत विसर्जन किया। मीन्स उसको इलेक्ट्रोलाइट किया, इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसमें उसको विद्युत विसर्जन उसका किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया। तो किस में परिवर्तित होगी, ओजोन में परिवर्तित होगी। मीन्स यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो बाहर को निकलेगी ये ओजोनीकृत हुई, मीन्स O3 के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। जबकि यहाँ से हमने शुद्ध ऑक्सीजन, ठंडी ऑक्सीजन हम डाली निर्वात में और उसको हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की, मीन्स यहाँ प्रेरणा कुंडली से हमने क्या प्रोवाइड किया, करंट प्रवाहित करी। तो करंट प्रवाहित करने से क्या हो गया, आपका
ऑक्सीजन गैस O3 में ओजोनीकृत होगी, मीन्स हम कहेंगे इसको O3 में कन्वर्ट होगी। ये ओजोनाइजर मेथड है। सीमेन ओजोनाइजर द्वारा ऑक्सीजन का विचलन हम इसे कह सकते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये इसकी रिएक्शन अगर हम देखें तो रिएक्शन इस तरीके से कुछ होगी इसकी। 2O3 निर्वात, या यहाँ पे हम करें जो विद्युत विसर्जन हम करेंगे निर्वात में, तो उससे आपका 2O3 में कन्वर्ट होगा। थोड़ा ये यहाँ पे जो एनर्जी की आवश्यकता है तो डेल्टा H पॉजिटिव है, तो 140 किलो जूल पर मोल्स इसकी एनर्जी होती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ओजोनाइजर एक सिरे पर बंद कांच की 2 नली होती हैं, एक सिरे पर बंद ही होता है। यहाँ पे देखें इसको आगे, सॉरी, यहाँ पर हम देखें थोड़ा आगे खिसक गया है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए ओजोनाइजर एक सिरे पर बंद कांच की 2 अभिकेंद्रित नलियों का बना होता है और शुद्ध शुष्क ऑक्सीजन के अंदर प्रवेश कराने के लिए एक अंतःद्वार बना होता है। बनी हुई ओजोनीकृत ऑक्सीजन या ओजोन की बाहर निकलने के लिए ओजोनाइजर एक बाह्य द्वार आउटलेट इसमें होता है और बाहरी नली की बाहरी सतह तथा अंतः नली की अंतः सतह पर टिन की पत्ती की परत होती है। इसमें उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए पूरा एक उपकरण प्रेरण कुंडली हम यहाँ पे दोनों टर्मिनलों से जोड़ देते हैं और शुष्क ठंडी ऑक्सीजन अंतःद्वार से हम प्रवेश कराते हैं, हम कह लें यहाँ डालते हैं। तो जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो O3 के रूप में निकलती है, मीन्स ओजोनीकृत हो जाती है। जब शुष्क और ठंडी ऑक्सीजन की अंतःद्वार के द्वारा अंदर गुजारते हैं तो उसकी पहले क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तथा उसके बाद शांत विद्युत स्फुटन करते हैं। इस प्रक्रिया से ऑक्सीजन धीमे धीमे ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। ओजोनाइजर में बनी ओजोन की प्रतिशत मात्रा केवल 10 से 15% होती है, शेष मात्रा इसमें ऑक्सीजन की ही होती है। इस कारण से ओजोनाइजर के बाह्य द्वार से निकलने वाली ऑक्सीजन ओजोनीकृत ऑक्सीजन कहलाती है। तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि पूरा का पूरा O3 में कन्वर्ट तो नहीं होती है, लेकिन 10 से 15% यहाँ पे आपको क्या मिल जाती है, ओजोन मिल जाती है। इसलिए हम कहते हैं ओजोनीकृत ऑक्सीजन की बात हम यहाँ पे करते हैं। और अगला मेथड इसका है, ये दिख रहा है अगला मेथड हमारा है, ये है ब्रोडी के ओजोनाइजर द्वारा, ब्रोडर ओजोनाइजर। इस मेथड में क्या होता है, यहाँ एक U के आकार की नली होती है जिसका एक भाग पतला तथा दूसरा भाग चौड़ा होता है। चौड़े भाग में एक परख नली लगी होती है। इसे एक चौड़े बर्तन में रखते हैं, और परख नली जो इसमें है, परख नली तथा पात्र में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। पात्र तथा परख नली में एक प्लेटिनम का तार डाल दिया जाता है जिसे प्रेरण कुंडली से जोड़कर एक विद्युत विसर्जन उत्पन्न या प्रवाहित किया जाता है। शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करने पर उपकरण में एक निःशब्द विद्युत विसर्जन होने के कारण यह ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। इस विधि में भी लगभग 12 से 14% ओजोन प्राप्त होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, 12 से 14%। इसमें भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हम नहीं कह सकते हैं कि पैदा होती है, केवल 12 से 14%। अब ये देखिए, ये इसका थोड़ा स्ट्रक्चर है जो हम बता रहे थे। ये यूट्यूब आकार का हमने एक नली ले ली, उसमें एक टेस्ट ट्यूब परख नली टाइप की हमने ले ली और इसमें ड्राई ऑक्सीजन प्रवेश कराया यूट्यूब में, और यहाँ से यूट्यूब खुली हुई है और जो बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद जो, और इसको किस में डाला हमने, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला है, क्या इसको मीडियम दिया है। तो जो बाहर निकलती है, जो बाहर निकलने वाली गैस है, ये बाहर निकलने वाली गैस ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ओजोनाइज ऑक्सीजन, मीन्स ओजोनीकृत ऑक्सीजन ये है। तो ये इसका डायग्राम है। तो ये 2 मेथड से ओजोन बनाने के। अगर हम रासायनिक गुण की बात करते हैं ओजोन की, तो
विद्युत अपवर्तन से ओजोन को फिर से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन में ओजोन को। सिल्वर, प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में ये कैटलिस्ट है, यह अपघटित होकर ऑक्सीजन में फिर से बदल जाती है O3। ताप के प्रभाव में भी ओजोन का अपघटन इसी प्रकार होता है। अगर ताप बढ़ा दें, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए, तो भी O3 O2 में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम कहें कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, तो जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने के कारण और पॉल्यूशन बढ़ने के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो ओजोन है, ओजोन लेयर को खतरा हो रहा है, उसका यही कारण है। अब देखिए अगला, इसका जो रासायनिक गुण है, ऑक्सीकारक के रूप में भी काम करता है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है क्योंकि यह सरलता से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है O3 O2 प्लस ऑक्सीजन एटम को रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर रहा है। तो ऑक्सीजन को एलिमिनेट करना डेफिनेट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। परऑक्सीडेज से अपक्रिया करके भी ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हो ओजोन से। योगात्मक अपक्रिया देती है, जैसे हमने कक्षा 11 में पढ़ा है, ओजोनोइड फॉर्मेशन जो होता है एल्कीन का, O3 से ओजोनोइड फॉर्मेशन हो जाता है। ओजोन से फिर हम इसमें और ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं योगात्मक अपक्रिया। तो एल्कीन के साथ ये जुड़ जाती है, योगात्मक अपक्रिया दे देती है। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है इथीन, इथीन को अगर हम O3 से कनेक्ट करें तो ओजोनाइड फॉर्मेशन, आपका एथिलीन का ओजोनाइड बन जाता है। ओजोनाइड फिर जिंक ऑक्साइड के उपस्थिति में फिर ये डिकम्पोज हो गया और अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है। अब ओजोन के उपयोग की बात हम करेंगे। प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में इसका कीटाणुनाशक भी है और जल को रुग्णरहित कर देता है ओजोन। कृत्रिम रेशम या कपूर बनाने में भी इसकी हेल्प ली जाती है। भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग व्यंजक के रूप में भी किया जाता है। ये इसके उपयोग हैं। अब अगला टॉपिक हमारा सल्फ़र, बहुत सेकेंड एलिमेंट है सिस्टीन ग्रुप का। तो सल्फ़र, इसके अप्रूव बहुत सारे हैं। सल्फ़र के अप्रूव, इसके प्रमुख अप्रूव कौन कौन से हैं? विषम लंबाक्ष सल्फ़र, रोम्बिक सल्फ़र इसे हम बोलते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फ़र और प्लास्टिक सल्फ़र, मिल्क ऑफ सल्फ़र, कोलाइडल सल्फ़र। तो बहुत सारे इसके अप्रूव हैं और ये हमें S8 के रूप में मिलता है। ये देखिए, ये रोम्बिक सल्फ़र है, अल्फ़ा सल्फ़र या येलो कलर में होता है S8। टेम्परेचर इसको दे दें हम 369 केल्विन। तो मोनोक्लिनिक सल्फ़र मीन्स बीटा सल्फ़र में बदल जाता है। कूल करने पर फिर आपको येलो कलर में आ जाता है। तो ये दो टाइप का यहाँ पे कंडीशंस, मोनोक्लिनिक बीटा सल्फ़र और अल्फ़ा सल्फ़र, इस टाइप से अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो बीटा सल्फ़र, कूल कर दें फिर अल्फ़ा सल्फ़र में ही बदलता है। और जो अल्फ़ा सल्फ़र होता है, इसकी पहचान क्या है? येलो कलर में बदल जाता है। ये इसके थोड़ा स्ट्रक्चर है, S8 का स्ट्रक्चर, ये बोर्ड शेप और चेयर शेप। तो चेयर शेप ज़्यादा स्टेबल होता है S8 का, S8, और ये बोर्ड शेप है, इसमें थोड़ा रिपल्सन ज़्यादा हम कहेंगे। तो क्राउन फॉर्म, चेयर फॉर्म, ये दो फॉर्म है। और सल्फ़र के जो मोनोऑक्साइड हैं, इनके स्ट्रक्चर की बात में, और जो ऑक्सो सल्फ़र हैं, ऑक्सो ऑक्साइड है इनके, ये सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, जिसकी सारकता कितनी होती है? 2 होती है। ये आपको दिखाई दे रहा है, 2 OH ग्रुप इसमें है। तो थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को मैं बताना चाहूँगा, अगर देखें तो कभी और टाइम में इसको फिर बताएंगे। यहाँ पर जो सल्फ़र है सेंट्रल एटम, तो सल्फ़र के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको स्ट्रक्चर आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, केवल समझ लेना है। तो 6 बॉन्ड ही बना सकता है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो 6 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड 1 2 3 4, 2 डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है, 4, एक पेयर इसमें लोन पेयर बच रहा है। तो H2SO3, तो हाइब्रिडेशन तो मैंने बता रहा, शॉर्ट मेथड्स क्या है? sp3 हाइब्रिडेशन यहाँ पर होगा। और सारकता इसकी 2 इसलिए होगी कि 2 इस ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें ध्यान रखना है, तो पहले सेंटर में S लिख लें, उसको एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से हम जोड़ लें, फिर कितने आपके हाइड्रोजन है उतने OH ग्रुप
पे ये जाएगा, तो OH ग्रुप आपके बन जाएंगे। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास 4 हैं, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन जबकि 2 ही हैं, तो 2 OH ग्रुप तो इसमें बनेंगे, सार्थकता इसकी भी 2 होगी। और हाइब्रिडेशन इसमें भी sp3 है, और 2 ऑक्सीजन डबल डबल बॉन्ड से आपके जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल H2SO5। तो ऑक्सीजन 5 है, तो वही बॉन्ड की जो कैपेसिटी है वो 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, जैसे इसमें दिखा रहे हैं हम। 2 डबल बॉन्ड से जुड़ दे 2 ऑक्सीजन, अब 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ने तो एक OH सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, लेकिन एक OH पे इस टाइप से एडक्शन हो जाएगा ऑक्सीजन का, एक बॉन्ड में 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, इस टाइप से हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा और कहीं जुड़ने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर भी सार्थकता हम देखेंगे 2 ही होगा, एक OH ग्रुप यहाँ, एक OH ग्रुप यहाँ पे इसका आ रहा है, तो ये हम ध्यान देंगे। ऐसे ही अगला स्ट्रक्चर भी है इसका, अगला स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें जो स्ट्रक्चर बनाना है उसमें हमें केवल इस फॉर्मूले को ध्यान है। तो मार्शल, इसे बोलते हैं मार्शल अम्ल भी इसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मार्शल अम्ल यहाँ पे मैं इसे जूम करके दिखा रहा हूँ। और वैसे ये क्या है आपका पर ऑक्सो डैश सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे फॉर्मूले पे हमें ध्यान रखना है H2S2O8। तो ऑक्सीजन 8 हो गए, तो इसमें मतलब, और S 2 हो गए, तो S और S से ऑक्सीजन के द्वारा S और S के बीच में बॉन्डिंग होगी। तो पहले हमें ध्यान रखना है 2 S हम लिख लें, और S की बैलेंसी जो मैं कह रहा हूँ 6 बॉन्ड, 2 4 5 6, तो 6 बॉन्ड को हम ध्यान में रख लें, वैसे इसको रख लें। फिर ऑक्सीजन कितने बच जाते हैं 2, और 2 ऑक्सीजन को हम 2 सल्फर के बीच में ऐसे जोड़ देते हैं। तो कोई स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी 2 H ग्रुप हमारे तो सार्थकता 2 ही होगी। उसके बाद थायोसल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O3। तो यहाँ पर भी देखिए S2 है तो O3 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे S से S डायरेक्ट जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता है। ये देखिए स्ट्रक्चर देखिए, डायरेक्ट जुड़ सकता है, S से S डायरेक्ट जुड़ गया कि ऑक्सीजन 3 है, तो एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से श्योर जोड़ना है कम से कम। और यहाँ पर भी सार्थकता क्या हो जाएगी 2 होगी, 2 OH ग्रुप यहाँ पर भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी सार्थकता क्या हो जाएगी आपकी 2। उसके बाद डाई थायोनिल अम्ल H2S2O6। O6 है, तो सल्फर पे 2 डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं, 4 हो गए, 2 H ग्रुप, और सिंपल S से S ये कनेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ट्रिक की मेथड से हमें स्ट्रक्चर को सीखना चाहिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आपका है H2S2O7, इसमें भी वही हो जाएगा, कैसे जोड़ना है। यहाँ पर सार्थकता यहाँ पर भी 2 ही होगी। तो ये इसके कुछ क्या थे, ऑक्साइड थे, ऑक्साइड हम इनको बोलते हैं। अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाई जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे प्राय रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। ये किंग एसिड है आपकी, किंग ऑफ केमिकल्स, क्योंकि इसका उपयोग मोस्टली हर जगह इसका यूज़ किया जाता है, और स्पेशली ऑर्गेनिक रिएक्शन में तो मोस्टली इसका यूज़ किया ही जाता है। तो इसलिए किंग ऑफ केमिकल्स इसे कहा जाता है, या अम्लराज भी इसे हम कह सकते हैं, अम्लों का राजा। संपर्क प्रक्रम या संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन हम करते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। संपर्क विधि बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन, इस विधि में अम्ल का उत्पादन 3 चरणों में होता है, ये ध्यान रखिए। पहला चरण में क्या करते हैं, सल्फर अथवा सल्फाइड एस्को को वायु में जलाकर उसके ऑक्साइड में जाते हैं। सल्फर के ऑक्साइड का उत्पादन किया जाता है, मीन्स पहला स्टेप क्या है, हमें ऑक्साइड सल्फर को ऑक्साइड में बदलना है। और दूसरा स्टेप क्या है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक B2O5 मीन्स वेनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराकर SO2 का SO3 में परिवर्तन कराया जाता है। तो जो SO2 हमारी बनी फर्स्ट स्टेप में, उसको SO3 में कन्वर्ट करने के लिए वेनेडियम पेंटॉक्साइड की आवश्यकता होती है। और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, SO3 जो हमारा बन गया वेनेडियम पेंटॉक्साइड के बाद, उसको सल्फ्यूरिक में अवशोषित करके ओलियम H2S2O7 प्राप्त किया जाता है। तो ओलियम की हाइड्रोलाइसिस हम करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल कब बन जाता है। तो प्रथम चरण ये है, देखिए
S8 प्लस 8 O2 8 SO2 में कन्वर्ट हो गया, ये हम ध्यान दें। तो इसके ऑक्साइड सल्फ़र को SO2 में बदलने की, अगर चाहें तो फेरस सल्फाइड के रूप में भी 11 ऑक्सीजन O2 से जोड़ के भी हम फेरिक ऑक्साइड और हमें SO2 प्राप्त करना है, इससे भी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी दूसरा मेथड है, लेकिन इसमें एक रिएक्शन भी आपकी चल जाएगी, जो एक मेथड है उससे भी काम चल जाएगा। अब देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सीधा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये स्ट्रक्चर है, संपर्क विधि से हम सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है पहला जो सल्फ़र बर्नर हमने लगा रखे हैं, ये जो बर्नर लगा रखे हैं इसमें हीट अप होगा। तो यहाँ से हम सल्फ़र इसमें डालेंगे, तो सल्फ़र को हमने गर्म करना है। तो यहाँ पर भी हमने सल्फ़र डाले हैं जगह जगह पे और इसको हम हीटअप कर रहे हैं। और हीटअप करते करते हम इसमें हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ से देखिए वायु प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सल्फ़र बर्नर में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वायु। तो वायु की उपस्थिति को हम जला रहे हैं। तो वायु की उपस्थिति में जलाने से हमें अशुद्ध SO2 मीन्स यहाँ पर देखिए अशुद्ध SO2 प्लस O2 हमें यहाँ से मिलती है। और फिर हम क्या करते हैं, धूल जो यहाँ पे जो धूल आएगी, जो धूल की अशुद्धि आएगी वो अवशोषक टैंक में अवशोषित हो जाएंगी। ये धूल अवशोषक है और आगे बढ़ के ये किस में जाएगा, इसके ऊपर हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जल के फुहारे प्रोवाइड कर रहे हैं इसको ठंडा करने के लिए। ये धोने एवं शीतलीकरण के लिए इसमें एक जो मीनार है ये बना रखी है। जो भी यहाँ पे SO2 आएगी या जो उसमें अशुद्धियाँ आएंगी उसके ऊपर जल की फुहारे डालेंगे और ठंडा करेंगे। प्लस यहाँ पे जो हमारी जो अशुद्धियाँ हैं वो धुल भी जाएंगी और जो अवशिष्ट होगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अवशिष्ट क्या जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जो गैस रहेगी, गैस केवल यहाँ से नेक्स्ट चैम्बर में हमारे आ जाती है, जिसको बोलते हैं हम शुष्कन मीनार या शुष्क चैम्बर भी हम कह सकते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन SO2 ड्राई होगी। और ड्राई होने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की फुहारे इसके ऊपर हम डालते हैं और शांत सल्फ्यूरिक फुहारा डालने से अवशिष्ट अम्ल होंगे बाहर निकल जाएंगे। फिर SO2 शुष्क SO2 बाहर निकलेगी। फिर हम यहाँ पे इस चैम्बर से जो आर्सेनिक शुद्धिकरण जिलेटिन फेरिक ऑक्साइड युक्त जो ये चैम्बर हैं, यहाँ से ये क्या होगा, आपका शुद्ध होके SO2 नेक्स्ट चैम्बर मीन्स उत्प्रेरक चैम्बर में, जहाँ उत्प्रेरक क्या है हमारा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है। ये देखिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इस चैम्बर में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे शुद्ध SO2 गैस आती है, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में SO3 में कन्वर्ट हो जाती है। और जो SO3 में कन्वर्ट होकर आगे को निकलती है, तो आगे को फिर से इसमें हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल गिराते हैं। तो इसके ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल की और ये क्वार्ज भरा है इसमें हमने, तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसके ऊपर डालते हैं। तो किस में बदलती है, ओलियम में। ओलियम में ये आपका ओलियम बन गया। और ओलियम की हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मीन्स ओलियम में पानी डालते हैं, तो हमें शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम ओलियम तक पहुँचते हैं और ओलियम में जब पहुँच जाते हैं, ओलियम में पहुँचने पर हम क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोलाइसिस। तो ये है आपका, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। एक बार फिर से हम देख सकते हैं यहाँ पे ओलियम द्वितीय चरण में जो है SO2 से SO3 का कैसे प्राप्त हुआ। प्राप्त SO2 को हम जो है धूल के कणों एवं आर्सेनिक यौगिकों जैसे अन्य असिद्धों से युक्त कर शुद्ध कर लिया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में ऑक्सीजन द्वारा SO2 गैस का वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO3 प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण मूल पद है। तो यहाँ पे हमने वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में इसको किस में बदल दिया, SO3 में। और SO3 यह क्रिया ऊष्माक्षेपी तथा उत्क्रमणीय क्रिया है एवं अग्र क्रिया में आयतन में कमी आती है अथवा कम ताप और उच्च दाब पर उच्च लब्धि के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ हैं। इस अभिक्रिया में 2 बार दाब तथा 270 केल्विन ताप लिया जाता है। और तृतीय चरण में सीधे फिर हम इसमें क्या करते हैं, तृतीय चरण में जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया था, तृतीय चरण में हम क्या करते हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल इसके ऊपर गिराते हैं और जैसे हम तो ये किस में बदल जाता है, ओलियम में।
और ओलियम में जल द्वारा ओलियम का तनुकरण करके हमें प्योर क्या मिल जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल मिल जाती है। ये आपको दिखाई दिया है, ओलियम में जल डाला हमने, पहले ओलियम SO3 में H2SO4 डाला तो ओलियम बना H2SO7, और ओलियम में जल डाला तो क्या बन गया, शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो संपर्क विधि में काम आने वाले यंत्र का जो हम बात करते हैं, वो पहले हम देखते हैं कि जो पायरेटेड सल्फ़र है, सल्फ़र बर्नर है, इसमें सल्फ़र का आयतन पायरेट्स वायु की अधिकता में जल का सल्फ़र डाइऑक्साइड में बदल जाता है। और उसके बाद शोधक इकाई होती है हमारे प्यूरीफायर यूनिट होती हैं, जो बर्नर में निकलने वाली गैसेज और धूल के कण उसमें अवशोषित हो जाती हैं अशुद्धियाँ दूर करने के लिए। और फिर उन अशुद्धियों के बाद हम धूल का फिर उसके ऊपर पानी की फुहारा डालते हैं शीतलन करने के लिए, शुष्क मीनार फिर आर्सेनिक शोषक के थ्रू उसको गुजारते हैं। तो इतने लिखने की एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरत नहीं होती, हमें मेन डायग्राम्स को समझाना होता है। और प्लस उसके जो स्टेप है 3 स्टेप, पहले सल्फ़र को SO2 में बदलना, फिर SO2 को SO3 में बदलना, और तीसरा स्टेप है SO3 को ओलियम बदलना। और ओलियम के ऊपर हम जब जल डालते हैं तो सीधे सीधे आपकी क्या हो जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाती है। ये आपका संपर्क विधि है और ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है। और यहाँ पे 96 से लेकर 98% शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। और किस रूप में होती है, ओलियम के रूप में। और जब ओलियम के ऊपर हम जब जल डालते हैं तब आपको क्या मिलती है, सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होती है।